सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है और डाइवर्सिफाई भी हो रही है। यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अब नए नए तरीके के केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो यहाँ लार्ज स्केल पे भी वर्क होता है। कुछ इंडस्ट्री हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं और कुछ जो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। इसके बारे में मैंने बताया था। स्मॉल मतलब अगर उसके अंदर 1 करोड़ रुपए से कम पैसा लगाया जा रहा है तो स्मॉल स्केल के अंदर आएगी। ठीक है, तो दोनों है, लार्ज और स्मॉल दोनों है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स। अब जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको भी फर्दर 2 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो दोनों के अंदर ही ग्रोथ हो रही है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जो मैन मेड होते हैं, हम किसी प्रोसेस के जरिए केमिकल्स बनाते हैं। और ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमें नेचुरली केमिकल्स मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ हम उसमें चेंज करते हैं, तो आपका ऑर्गेनिक के अंदर आता है। इनऑर्गेनिक में आपके कौन से हो गए? इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रिपेयर किया जाता है, हम बनाते हैं, नेचुरल लीन हमको नहीं मिलता, तो ये क्या आ गया? इनऑर्गेनिक के अंदर आ गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो कहाँ यूज होता है? यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाने के सिंथेटिक फाइबर्स, यानी जो नेचुरली रेशे नहीं मिलते, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये तो नेचुरली मिलते हैं हमको, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसको हम बनाते हैं। और प्लास्टिक हो गया, एडेसिव यानी जोड़ने वाली जो चीज होती है, ग्लू वगैरह, पेंट्स और डाइज यानी रंगने वाली चीजें, तो ये सारी किसकी मदद से बनते हैं? आपके सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। तो ये सब केमिकल ही है। दूसरा आपका नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। अल्कलीज है, यानी जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं, अल्कलीज जिसे हम कहते हैं। सोडा ऐश हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक है। अब सोडा ऐश कहाँ यूज होता है? ग्लास बनाने के लिए, सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने के लिए यूज होता है। और कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल है? कॉस्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, वो पूरे देश के अंदर फैली है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो लगभग हर जगह मिल जाता है आसानी से। और दूसरी बात, इसके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड बहुत ज्यादा भारी नहीं होते, तो ट्रांसपोर्ट का इतना चक्कर नहीं है। अगर दूर भी होगा तो अपना काम चल जाएगा, तो कहीं भी लगाई जा सकती है। और मार्केट तो हर जगह मिल जाती है भाई। ग्लास की किसको जरूरत नहीं है? सोप, डिटर्जेंट हर किसी को जरूरत है, पेपर की हर किसी को जरूरत है। तो इसीलिए अलग अलग जगह ये फैली हुई होती हैं। वाई डू यू थिंक इट इज सो? तो रीजन बता दिया क्यों ऐसा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, ऑर्गेनिक में कौन से आते हैं? पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो कि पेट्रोलियम से निकलते हैं। अब पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, यानी नेचुरली मिलता है, येलो ब्लैक कलर का होता है। तो इसी पेट्रोलियम से आपके पेट्रोल निकलते हैं और पेट्रोलियम से आपके केमिकल्स भी निकलते हैं। तो जो केमिकल्स निकलते हैं दूसरे तरह के अदर देन पेट्रोल, तो वो आपके पेट्रोकेमिकल्स कहलाएंगे। अब पेट्रोकेमिकल्स कहाँ यूज होते हैं क्या बनाने में? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, यानी एक नेचुरल रबर है जो ट्री से निकलता है, ये सिंथेटिक है जो लैब में बनाया जाता है केमिकल के जरिए। प्लास्टिक हो गया, डाई यानी रंगने वाली चीज, ड्रग्स हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन वगैरह बनाने के अंदर ये पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। यानी इस पेट्रोकेमिकल से हम अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक केमिकल्स निकालते हैं और फिर यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो सीधी सी बात है, ये जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं वो कहाँ लगेंगे? कहाँ से निकलते हैं? मैंने बता दिया, पेट्रोलियम से निकलते हैं। अब जहां पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है वहां से पेट्रोल निकाला जाता है और दूसरे सब्सटेंस निकाले जाते हैं, वो आपके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं। तो वहीं पर ही केमिकल इंडस्ट्री लगेगी। और जो ऑयल रिफाइनरी होती है, जहां ऑयल की सफाई की जाती है, तो ये 2 जगह हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल यही 2 जगह से आपको मिलेगा। इसीलिए इंडस्ट्री भी वही करीब में लगाते हैं जहां हमको रॉ मटेरियल मिले। इनऑर्गेनिक केस में रॉ मटेरियल हमको हर जगह मिल जा रहा था, इसीलिए हमने अलग अलग जगह लगा दिया। लेकिन यहाँ इन्हीं 2 जगह से मिलेगा, इसीलिए यहीं करीब में ही लगाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री के अपने खुद बहुत बड़े कस्टमर हैं, बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं केमिकल्स को। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। अब जो एक हम केमिकल निकाल लेते हैं, उससे भी अलग अलग तरीके के हम केमिकल बनाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं या कुछ रिमूव करते हैं, यानी उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो बेसिक केमिकल हमको मिला था पेट्रोलियम से, उसमें हम प्रोसेसिंग करके अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाते हैं, जो कि आपके इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, एग्रीकल्चर्स वगैरह के अंदर यूज होता है, या फिर डायरेक्टली उसे कंज्यूमर यूज करते हैं, यानी डायरेक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचता है।
मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ। तो लिस्ट बनाइए आप क्या क्या केमिकल यूज करते हो। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया। अब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो आसपास घूमती है कुछ तरीके के फर्टिलाइजर की, यानी बहुत ज्यादा हजारों तरीके के सामान यहां नहीं बनते, बल्कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, उन्हीं के आसपास ये इंडस्ट्री चलती रहती है। तो मेन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपका एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गया। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यानी मान लो कोई सॉइल है, उसके अंदर सारी चीजें हैं, बस नाइट्रोजन की कमी है, तो वहां पर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डाला जाएगा। इसमें एक टाइप आता है आपका यूरिया, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरे कौन से बनते हैं आपके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी अगर सॉइल के अंदर फॉस्फेट की कमी है तो ये वाला फर्टिलाइजर आपको यूज करना है। और क्या बनता है, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। अमोनियम क्या होता है, NH4, उसके ऊपर प्लस साइन होता है। इसके अंदर दो चीज होती है। अब मान लो कोई सॉइल है, वहां आपको खेती करना है, लेकिन उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी कमी है और फॉस्फोरस की भी कमी है, तो वहां कहा जाएगा कि आप अमोनियम फॉस्फेट यूज करिए। इसे डीएपी के नाम से आता है। डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट के साथ दो अमोनियम लगा होता है। तो ये फर्टिलाइजर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की कमी को पूरा करता है। और आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो गया, यानी मान लो ऐसी कोई सॉइल है जहां पर सारी चीजों की कमी है, नाइट्रोजन भी कम है, फॉस्फोरस भी कम है, पोटेशियम भी कम है, तो कहा जाता है भैया आप ले जाओ कॉम्प्लेक्स वाला फर्टिलाइजर। तो ये इतने तरीके के फर्टिलाइजर इस इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या होता है, विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, PO4 3 नेगेटिव चार्ज। मैंने जब फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो पढ़ाया है उसके सेकंड लेक्चर के अंदर ये चीजें मैंने टेबल बताई थी, 9th में भी दिया हुआ है फॉस्फेट वगैरह का फॉर्मूला। और आपका ये तीसरा क्या हो गया, पोटैश हो गया। पोटैश क्या होता है, एक तरह की सॉल्ट होती है जिसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में ये तीन चीजें होती हैं। द थर्ड दैट इज पोटैश, यानी ये तीसरा वाला पोटैश की अगर हम बात करें, इज एंटायरली इंपोर्टेड एज कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कॉमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। तो तीसरा वाला यानी जो पोटैश की अगर हम बात करें तो इसे हमें दूसरे देश से लेना पड़ता है पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि उसे हम फैक्ट्री वगैरह के अंदर यूज कर सकें। और अगर है भी तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ना ही पोटैश है, ना ही पोटेशियम के दूसरे कंपाउंड हैं। यानी किसी भी तरह से हम पोटेशियम की कमी को पूरा नहीं कर सकते, हमें उसके लिए बाहर से लेना पड़ेगा सब्सटेंस को, तो हम दूसरे देश से खरीदते हैं। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर्स आए, हाई यील्डिंग सीड्स आए, तो क्या हुआ, इंडस्ट्री एक्सपैंड करना शुरू हुई टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में एक्सपैंड करना शुरू हो गई। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो जितने भी फर्टिलाइजर पूरे देश के अंदर बन रहे हैं, आधे फर्टिलाइजर इन्हीं स्टेट के अंदर, इनका नाम अभी हमने ऊपर लिया, वहीं बन रहे हैं। और बाकी अदर क्या है, अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर, और दूसरे स्टेट जहां फर्टिलाइजर बन रहे हैं वो आपके कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। अब देखते हैं हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सीधी सी बात है यार, जानते ही हो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। बिल्डिंग हाउस हो गया, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट, डैम और दूसरी तरीके के कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। यहाँ भी जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा होता है और वजनी होता है। जैसे आपका क्या यूज होता है, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर हो गया, चूना जो होता है। और सिलिका क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। और जिप्सम क्या होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर शेप में होता है, उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो आपका जिप्सम बन जाता है। जो जनरली अगर हाथ वगैरह टूट जाता है या कहीं पर भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसी पाउडर को पानी में मिलाकर उसको लगाया जाता है, तो जब पानी मिलाते हैं तो आपका जिप्सम बन जाता है। CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तीन इसके रॉ मटेरियल हैं जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट। तो एक तो रेल के जरिए, रेलवे के जरिए इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, ले जाया जाता है। उसके अलावा और क्या है, कोल की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक प्रोसेस उसमें हीटिंग का भी होता है, तो कोयले की जरूरत पड़ेगी। और मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें भी यूज होती हैं। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। तो जो इंडस्ट्री है उसे हम स्ट्रेटेजी के जरिए गुजरात में लगाएं, यानी ऐसे नहीं कि हमने चलो लगा दिया गुजरात में लग गई, बहुत प्लानिंग करके एक रणनीति बना के स्ट्रेटेजी बनाकर हमने गुजरात में लगाया है। किस मकसद से, कि जो गल्फ कंट्रीज हैं आपके, जो अरब कंट्रीज हो गया, ईरान हो गया, ओमान, ये सब जो है, यहां पर हम सामान भेज सके, क्योंकि गुजरात से लगा हुआ आपका पोर्ट है, वहां से शिप पे लोड किया और भेज सके।
तो इसीलिए हमने जानबूझकर वहीं पर लगाई है अपने फायदे के लिए। पहला जो सीमेंट प्लांट लगा था 1904 में चेन्नई के अंदर लगा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, आजादी के बाद इंडस्ट्री एक्सपैंड करी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और दूसरी बात हर किसी को आसानी से मिलता भी नहीं था। यानी अगर आप 20-30 साल पहले चले जाओ तो ऐसा नहीं कि चले जाओ सीमेंट आपको ऐसे दुकान में मिल जाए, बाकायदा आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। और एक जोक मुझे याद आ गया, जो क्या मतलब रियल की स्टोरी है, चाहो तो इसको स्किप कर देना, थोड़ा बढ़ा देना, लेकिन सुनना चाहो तो सुन लो। तो उसी टाइम की बात है जब ये रिस्ट्रिक्शन थी, यानी डीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी सीमेंट लेने के लिए। तो एक लोग थे, वो क्या किए, डीएम से उन्हें परमिशन लेटर बनवाया, वहां साइन किया डीएम ने और मोहर लगा दी। और उनके लड़के का एग्जाम था, एग्जाम दिलाने गए तो वहां चीटिंग वगैरह का सिस्टम था। तो ऊपर की जेब में वो रेसिप्ट भी रखे जो परमिशन लेटर था, और चिट भी रखे, और जल्दी में उसको निकाल के सारी अपने लड़के को दे दिए, जाओ इससे छाप लेना, जो क्वेश्चन इसमें मिल जाए कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन ना मिले तो इसी के अंदर से कुछ भी लिख देना। तो वो एग्जाम देकर आया तो पूछा कि हाँ दे दिए, क्या हाँ सारा पूरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बस एक क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, जो जिसमें आप सीमेंट लिखा था कि हाँ 20 बोरी सीमेंट, उसमें सब कुछ कर लिए, लिख भी लिए, साइन भी बना लिए, बस मोहर हमसे सही से नहीं बनी, पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं। तो ये रियल स्टोरी थी। तो पहले लेटर, बाकायदा परमिशन लेटर बनाया जाता था, उसके जरिए आपको सीमेंट मिलती थी। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस आर रियडली अवेलेबल मार्केट। तो जो हमने क्वालिटी को इंप्रूव किया अपनी सीमेंट की, उसकी वजह से बहुत आसानी से हमको मार्केट मिल जा रही, यानी खरीदार हमको मिल जा रहे हैं। कहां पर? आपके ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका, साउथ एशिया, यहां पर आपको डिमांड हो गई है हमारे सीमेंट्स की। अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री, यानी बाहर भी डिमांड हो गई है, अपने देश के अंदर भी डिमांड है। द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो प्रोडक्शन के मामले में, सीमेंट बनाने के मामले में भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे तरह से, बहुत ढेर सारी सीमेंट बन रही है, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बन रही है। और एक्सपोर्ट वाला मामला भी अच्छा है कि हम दूसरे देश में अच्छा खासा बेच ले रहे हैं अपनी सीमेंट को। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। और ये कोशिश की जा रही है कि अच्छी खासी हम डिमांड और सप्लाई क्रिएट कर दें, यानी डिमांड बढ़ जाए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं, तो अगर उसका रेट हम कम कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें जिससे डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई बढ़ जाए, तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। अब कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है, जैसे आपका घर होता है, तो वैसे थोड़ी हर साल आप काम लगाए हो, और इतनी महंगाई बढ़ रही है तो आदमी एक बार बनवा लेता है, 10 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं करता। तो सप्लाई की जरूरत है और डिमांड की जरूरत है कि डिमांड को बनाया जाए, डिमांड को बढ़ाया जाए, ताकि सप्लाई होती रहे और इस तरह इंडस्ट्री चलती रहे। ओके, तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।